तो निकाल लीजिए कॉपी कलम और हो जाइए प्रश्न उत्तर लिखने के लिए तैयार। आज मैं लेकर आया हूँ नाखून क्यों बढ़ते हैं के प्रश्न उत्तर, और इसमें मैं लघुत्तरीय जितना भी प्रश्न आपको आने वाले हैं द्वितीय हिंदी में, उसका मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा, और प्लस एक और ऑब्जेक्टिव्स का मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं। तो उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं हम लेखक परिचय से कि नाखून क्यों बढ़ते हैं कि लेखक कौन है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठाता है ऑब्जेक्टिव्स को। तो सबसे पहले यहाँ आपको किताब जिस समय पढ़ाए हुए तो उस समय भी दिए हैं लेखक परिचय, और आज भी दे रहे हैं, दोनों मिलाकर बढ़िया से कर लीजिए। अगर किताब नहीं पढ़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से देख लीजिए पहले वो दोनों पार्ट को। तो लेखक परिचय शुरू करते हैं हम कि लेखक परिचय। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 19 अगस्त 1907 को उत्तर प्रदेश के बलिया छपरा में हुआ था। जान लीजिए, एगो छपरा अपनो यहाँ बिहार में बा है ना, लेकिन बिहार वाला छपरा में नहीं खे, कहाँ वाला छपरा में, उत्तर प्रदेश वाला छपरा में। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कब हुआ था, तो 9 अगस्त 1907 को, और कहाँ हुआ था, तो उत्तर प्रदेश के बलिया छपरा में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी और माता का नाम है ना ज्योतिषमती था। ज्योतिषमती माता का नाम है और पिता का नाम है क्या, अनमोल द्विवेदी। इन्होंने 1957 में पद्म भूषण एवं 1973 में आलोक पर्व नामक पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। इनके 2 पुरस्कार मिले हुए हैं, एक पद्म भूषण और साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी जो मिला हुआ है वो 1973 में मिला हुआ है, और पद्म भूषण जो है कि इनको मिला हुआ है कब, 1957 में। और साहित्य अकादमी किस रचना के लिए मिला हुआ है ये भी ध्यान रखिएगा, आलोक पर्व के लिए। किसके लिए, आलोक पर्व के लिए। इनकी प्रमुख रचनाओं में अशोक के फूल, विचार और वितर्क, आलोक पर्व, जिसके लिए इनको पद्म भूषण मिला हुआ है, यही मेन आपका बनेगा इसमें, ठीक है। पर आलोक के पर्व के रचनाकार कौन है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, और इसी पर इनको मिला हुआ था साहित्य अकादमी पुरस्कार। वान भट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य इत्यादि है। इनका निधन याद कर लीजिए 19 मई 1979, ठीक है, 19 मई 1979 को इनका निधन हो गया। तो इसमें आपको 4 गो ईस्वी मिल गया, जन्म हो गया 1907 है ना, और पद्म भूषण 1957, और लीजिएगा पुस्तक के नाम याद कर लीजिए, इनके पिताजी का नाम याद कर लीजिए और माताजी का नाम। आइए अब प्रश्न शुरू करते हैं। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। इसमें यह नहीं पूछ रहा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, सिर्फ इतना क्वेश्चन है कि यह प्रश्न किसने उपस्थित किया। तो नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के आगे उनकी छोटी बेटी जो है, छोटी बेटी ने उपस्थित किया था, छोटी बेटी ने। अब 2 नंबर क्वेश्चन है कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाना चाहती है या क्या याद दिलाती है। बढ़ते नाखून, जो आपका नाखून बढ़ रहा है उसके द्वारा प्रकृति आपको क्या याद दिलाती है भाई। तो उत्तर इसका बनेगा कि बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पूर्व, मतलब लाख वर्ष पूर्व मतलब यहाँ पहले, पूर्व मतलब पूरा पश्चिम वाला पूर्व यहाँ पर नहीं है, पूर्व मतलब यहाँ पहले है। तो बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को याद दिलाती है कि मनुष्य कभी लाख वर्ष पहले, मतलब कुछ लाख वर्ष पहले की बात करें तो नख दंत वाला जीव था, मतलब बड़ा बड़ा नाखून बढ़ाने वाला जीव था। पशुत्व भाव को प्राप्त किए हुए था, और उसके अंदर में जो है कि पशु की भावना था, पशुत्व भाव को प्राप्त किए हुआ था। नखों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। प्रतिद्वंदी मतलब हो गया उसका दुश्मन, जो उससे लड़ने आता था उसको नाखून से बकोट लेता था, ठीक है, वो अपने भागता था वहाँ से, तो घवाहिल कर देता था। तो इसलिए कहा गया कि नाखूनों के द्वारा ही प्रतिद्वंदियों को पछाड़ता था। पशु के साथ एक ही सतह पर विचरण करने वाला और चरने वाला था। और जैसे आज एक पशु दूसरे पशु के साथ घूमते रहते हैं, वैसे ही ये मनुष्य भी जो है कुछ लाख वर्ष पहले दूसरे पशुओं के साथ घूमने वाला था। अब 3 नंबर क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। रखिए कॉपी कलम रखिए भैया, कॉपी कलम नहीं रखिएगा, नहीं लिखिएगा तो ये सिनेमा नहीं है कि आपको याद हो जाएगा पूरा पूरा, ठीक है।
सिनेमा तो बस देख देखते याद हो जाता है, लेकिन क्वेश्चनवा आंसरवा देख नहीं याद होता है, तंका याद करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है। तो मैं आपको समझा रहा हूँ, पूरा करना सही से है। तो कॉपी कलम साथ में रखिए और लिखिए, इसको लिख करके याद कीजिए, या वीडियो को खूब देखिए, आपको ही फायदा होगा, हमको ही फायदा होगा। ठीक है, तो देखते रहिए या कॉपी कलम पर लिख कर याद कीजिए, कैसे हो कीजिए, लेकिन कीजिए जरूर, छोड़िए मत। आपको पूरा तैयारी कराएंगे हम, पूरा 100 तैयारी करा देंगे। तो 3 नंबर क्वेश्चन, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, कहाँ तक तर्क संगत है। लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, मतलब कहाँ तक ठीक है। अस्त्र और शस्त्र आप जानते होइएगा, ठीक है, उसके रूप में देखना नाखूनों को कहाँ तक संगत है। तो लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना उचित ही है, क्योंकि आदि मानव मतलब पुरनका मानव, पहले का मानव, आदि मानव का मुख्य अस्त्र नाखून ही था। पहले जो शुरू के मानव थे, जो चिंपांजी से मानव बने हुए थे, जो बंदर से मानव बने हुए थे, जो होमोसेपियंस से मानव बने हुए थे, होमोसेपियंस जो हमारा प्रथम जाति था, उससे जब मानव बनना शुरू हुआ था, तो उस समय जो उसका मेन हथियार जो था उसका नाखून ही था। दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद, मतलब दांत से भी अस्त्र काम लिया जाता था, लेकिन पहले तक कहीं भी हाथ न पहुंचेगा, तब ना मुंह पहुंचेगा, दांत से काटिएगा। तो वही है, आज भी लोग कटा होता है, कुछ लड़का देखे होइएगा आप लोग। तो दांत भी अस्त्र के रूप में था, परंतु नाखून के बाद था। उस समय में अपने प्रतिद्वंदियों को नाखूनों से ही पछाड़ना पड़ता था। आज भी मानव जब अकेले किसी से लड़ता है और उसके पास अस्त्र नहीं होगा, आज भी जब मानव अकेले किसी से लड़ेगा, ठीक है, और उसके पास अस्त्र नहीं होगा, तो वह संभवतः इसका ही प्रयोग करेगा। आज भी हम किसी से लड़ते हैं तो अपने अंगुलियों के द्वारा ही ना उसको 2-4 फट लगाते हैं या बकोड़ते उसको है। तो इस तरह से आज भी अगर मानव किसी से लड़ेगा, अगर कोई हथियार उसके पास, चाकू छुरी बंदूक नहीं होगा, तो वह अपने नाखून और अंगुलियों का ही प्रयोग करेगा। आगे हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है कि मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। भैया, मनुष्य जो है, आदमी, वह बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। तो उत्तर हमारा है कि नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। प्राचीनतम मतलब पुराना हथियार है, पीछे वाला, ब्रिटिश से भी पहले वाला। तो नाखून मनुष्य का प्राचीनतम हथियार है। जिस समय मनुष्य पशु की तरह जीवन जी रहा था, उस समय यह उसका मुख्य हथियार था। जिस तरह आज देखिएगा पशुआ से रहता है ना, सिंग से लड़ता है, तो वैसे ही पहले जो है कि मानव रहता था, तो मानव को जो है कि सिंग नहीं था, लेकिन उसके पास नाखून था, तो वह नाखून। आज मनुष्य उस पाशविक मतलब प्रवृत्ति को छोड़ चुका है, मतलब पशु की जो प्रवृत्ति है उसको छोड़ चुका है। मानवीय गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है। देखिए, तो हम उस समय लड़ते थे नाखूनवा से, जिस समय हम पशु थे। आज भी पशु थोड़ी है कि नाखून बढ़ाएंगे हम। तो वही है कि उस समय जो पाशविक प्रवृत्ति था उसको छोड़ चुके हैं हम, ठीक है। आज मनुष्य उस पाशविक प्रवृत्ति को छोड़ चुका है। मानवीय गुण आ जाने के कारण पशुता का त्याग करना ही उचित मानता है, इसलिए मनुष्य नाखूनों को बार बार काटता है। अब आप पशु बनना चाहते हैं तो नाखून बढ़ाइए, सुपनेखा बनिए, बड़का नख बढ़ाइए, है ना। तो उस तरह से सुपनेखा नहीं बनना है आपको, बड़का नाखून बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। आप मनुष्य हैं तो मनुष्य वाला गुण अपनाइए, मानवीय गुण अपनाइए, और अपने नाखूनों को काट करके नाखून को साफ रखिए। इसलिए मनुष्य जो है कि बार बार नाखून काटता है। आगे हमारा है सुकुमार विनोद के लिए नाखूनों का उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। देखिए क्या लिखा है लेखक ने, बताइए। देखिए कि आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व, 2000 ईस्वी नहीं, 2000 वर्ष पूर्व की बात कर रहा है, पहले की बात कर रहा है। पूर्व मतलब पहले। विलासी प्रवृत्ति के मनुष्य ने नाखून को खूब सजाकर संवार कर उसे विविध मतलब अनेक आकार प्रकार देकर काट कर सुंदर और आकर्षक बनाते थे। जैसे आज नया पर लोग नाखून बढ़ा रहा है, तो ऐसा बात नहीं कि नया पर नाखून बढ़ा रहा है, नहीं। बहुत साल पहले, 2000 साल पहले से ही लोग नाखून बढ़ा रहा था और उसको खूब सवार काटता था, और जो उनके सुकुमार विनोद के काम आते थे। देखिए, नाखून बढ़ाना सीखना यह दिखाता है कि आप जो है कि सुकुमार है, मतलब बहुत कम काम करते हैं। क्योंकि जो लोग काम करते हैं वो लोग के पास नाखून कैसे बढ़ाएंगे, काहे कि उनका पास अंगुली का ज़्यादा उपयोग होता है। अब आप काम कम करते हैं तो हो सकता है कि आपको अंगुली का उपयोग कम हो, तो बराबर नाखून बढ़ा कर रखिएगा।
वात्स्यायन के कामसूत्र के आधार पर लेखक ने उस काल को मनोरंजक बताया है। लेखक ने इस संबंध में यह भी कहा है कि उस समय लोग अपने नाखूनों को मोम से चिकना करते थे और अलता से रंगते थे। एक याद रख लीजिए, किताब का नाम कामसूत्र, कामसूत्र के लेखक वात्स्यायन है। तो वात्स्यायन जो किताब है उसके आधार पर लेखक हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बताया है कि उस समय के लोग नाखूनों को सुकुमार के लिए, मनोरंजन के लिए बढ़ाते थे और उसको मोम जो होता है उससे साफ करके चिकना करते थे और उस पर अलता जो आज होता है, ठीक है, नेल पॉलिश को हम लोग कहते हैं, वह लगाते थे उस समय भी, यानी कि आज से बहुत साल पहले भी। नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है। 6 नंबर क्वेश्चन आपका है कि नख बढ़ाना और उन्हें काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है। तो पाठ पढ़ाते हुए आपको हम समझाए हुए थे और कहे भी थे कि ये क्वेश्चन एगो आएगा कि सहजात वृत्तियां अनजाना स्मृतियों को कहते हैं, उसी को लंबा करके लिखना है। देखिए यहाँ पर हम कैसे बताते हैं आपको से। मानव शरीर में कुछ सहजात वृत्तियां होती है। सहजात वृत्तियां होती है मतलब कुछ ऐसी वृत्तियां होती है, कुछ ऐसे काम होते हैं। सहजात वृत्तियां अनजाना स्मृतियों कहते हैं, जो आप जानते नहीं फिर भी हो जाता है, जो स्वतः होती रहती है, अपने आप होती रहती है, जैसे नाखूनों का बढ़ना, केस का बढ़ना आदि। उसी प्रकार जैसे नाखून का बढ़ना, केस का बढ़ना आदि, उसी प्रकार नाखूनों को बढ़ना और उन्हें काटना भी मनुष्य की सहजात वृत्तियां है। मनुष्य जो है कि नाखून बढ़ जाता है, मनुष्य उन्हें काट देता है, ये अपने आप बढ़ता है लेकिन वो काटना पड़ता है। इसका अभिप्राय यह है कि नाखून को बढ़ाना मनुष्य है ना पशुता का निशानी है और उसका काटना मानवता का प्रमाण है। इसका मतलब यह है जो पशु आपके अंदर है और आज भी विद्यमान है और वह नाखून के रूप में बढ़ रहा है, और आप अगर मानव है तो मानवता के रूप में आप क्या कीजिए, उसको काटते रहिए, काटते रहिए, काटते रहिए, खत्म करते रहिए पशुता को। वह बढ़ता रहेगा लेकिन हम उसे काट कर पशुता का त्याग और है ना मनुष्यता को ग्रहण करते रहेंगे, क्योंकि पशु बनकर कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। क्या आप चाहते हैं कि हम पशु बन के बने रहना पड़े रहें, तो आप नाखून बढ़ाइए, लेकिन आप चाहते हैं कि हम मानव बन कर के आगे खूब काम करें, खूब नाम रोशन करें अपने परिवार का, अपने कुल खानदान का, ठीक है, तो आपको नाखून नहीं बढ़ाना होगा, आपको नाखून काटना पड़ेगा, नाखून छोटा करना पड़ेगा अपने अंदर के पशुओं को। अब नाखून का मतलब सिर्फ नाखून नहीं, यहाँ पर लिखा लिए है पशुता, इसमें जो है कि पशुता को खत्म करना पड़ेगा, आप मानवता को अपने अंदर में लाना पड़ेगा। अब 7 नंबर क्वेश्चन हमारा है कि लेखक क्यों पूछता है ना, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर, है ना, स्पष्ट करें। लेखक क्यों पूछता है कि जो है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर बढ़ रहा है कि मनुष्यता की ओर बढ़ रहा है। मतलब शक है लेखक को कि आज मानव कहता है ना कि हम मनुष्य बन रहे हैं, लेकिन कैसे, शक लग रहा है। क्यों शक है, देखिए। लेखक देखता है कि एक और मनुष्य नाखूनों को काटकर अपने पाशविक प्रवृत्ति को खत्म करना चाहता है, लेकिन दूसरी ओर देखता है कि मनुष्य तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बढ़ा रहे हैं। इसलिए लेखक पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। देखिए, एक और लेखक क्या देखते हैं कि मनुष्य नाखून को काटता है, मतलब अपने अंदर के जो है कि पशुता उसको दूर कर रहा है, हथियार को ख़त्म कर रहा है, वह हिंसा को छोड़ रहा है। लेकिन दूसरी ओर देखता है क्या है भैया कि तरह तरह के अस्त्र शस्त्र बना रहा है, मतलब हथियार बना रहा है विभिन्न प्रकार के। इसलिए लेखक पूछता है कि मनुष्य आखिर किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। आइए अब 8 नंबर क्वेश्चन शुरू करते हैं। बिल्कुल आपको कहे हैं ना पूरा क्वेश्चन करा देंगे हम आपको एक दिन में, ठीक है, एक वीडियो में पूरा क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन इस चैप्टर का है वो खत्म हो जाएगा। तो आप मेरे चैनल को बने रहिए, क्योंकि बस 24 चैप्टर है ना, बस समझिए कि 3-4 महीना में आपका हिंदी सिलेबस की किताब खत्म हो जाएगा, उसके बाद व्याकरण शुरू हो जाएगा, ठीक है। और व्याकरण ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको सिर्फ 10वां में ही नहीं, 10वां 12वां आपको ग्रेजुएशन सब में काम आएगा, बिल्कुल एकदम, और कंपटीशन में भी काम आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से बने रहिए मेरे चैनल पर, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए वीडियो, और कहिए देखने के लिए, क्वेश्चन आंसर करने के लिए, क्योंकि हम चलेंगे सबसे आगे, आपको रखेंगे सबसे आगे। देखिए, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों के अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है। देखिए, लेखक जो है कि देश की आज़ादी जब हुआ था तो उस समय किन किन शब्दों का उपयोग किया गया था, ये आपको लेखक किस निष्कर्ष पर पहुँचता है बताना है आपको। तो लेखक देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस शब्द की है ना अर्थ
मानसा करता है, लेखक कहता है कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अपने अधीनता है। अपने अधीनता मतलब खुद का अधीनता, खुद का गुलाम होना। पर स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने में ही अधीन रहना। दोनों के अंतर है। स्वाधीनता और इंडिपेंडेंस जो हम लोग यूज़ करते हैं शब्द, है ना, 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे बनाते हैं अंग्रेजी में, और हिंदी में स्वाधीनता दिवस मनाते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से दोनों में काफ़ी अंतर है। आज़ादी के नामकरण के लिए जितने भी शब्द लिए गए उनमें स्व का बंधन अवश्य था। अब देखिए, स्व का बंधन अवश्य था मतलब स्व मतलब स्वयं होता है। वे कहते हैं कि हमारी समूची परंपरा अनजाने में ही हमारे भाषा के द्वारा प्रकट हो जाती है या होती रहती है। जो हमारी परंपरा है, जो हमारा संस्कृति है, देखिए अगर आपके लिए हम नहीं कर रहे हैं, सभी के लिए कर रहे हैं, अपने बस मत लीजिएगा। जो व्यक्ति जिस वातावरण में रहता है उसका लैंग्वेज जो होता है, मतलब बातचीत करने का तरीका, वो उसी टाइप का हो जाता है। अगर हम शुद्ध हिंदी वाले बोलने के साथ रहेंगे तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी बोलेंगे, अंग्रेजी बोलने वाले के साथ रहेंगे अंग्रेजी बोलेंगे, गाली गलौज करने वाले लोगों के साथ रहेंगे, अनायास हमारे मुँह से जो है कि गाली निकल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि हमारी संस्कृति में, हमारे परंपरा में ही जो है कि एक ऐसी बात जुड़ी हुई है जिसमें स्व का बंधन जुड़ा हुआ रहता है। चलिए, और अब 9 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग बढ़ते हैं कि लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करना है कि लेखक किस अर्थ में कहता है कि, है ना, बंदरिया जो है कि मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती है। बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती, लेखक किस अर्थ में कहता है। देखिए कि लेखक हमें बताना चाहते हैं कि सभी पुराने खराब नहीं होते और सभी नए अच्छे नहीं होते। देखिए, जो पुराने हैं वह सब खराब नहीं हैं, और जो नए हैं यह जरूरी नहीं है कि सब क्या है, अच्छे ही हैं। दोनों में कुछ न कुछ अंतर जरूर होता है। आगे देखिए, क्योंकि मरे बच्चे को गोद में दबाकर रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। लेखक का अभिप्राय यह है कि पुराने और नए दोनों को जांच परख कर जो हमारे लिए अच्छा है उसे अपना लेना चाहिए, और जो हमारे लिए हितकर नहीं है उसे त्याग देना चाहिए। देखिए, यहाँ पर लेखक हमें समझाना चाहते हैं कि यह पुरानी परंपरा हो या नई परंपरा हो, चाहे जो भी हो, लेकिन अगर हमारे लिए वह सूटेबल नहीं है, वह हमें सूट नहीं करता है, वह हमें अच्छा नहीं लगता है, वह हमारे संस्कृति के लिए, हमारे जीवन के लिए, हमारे विकास के लिए सही नहीं है, तो चाहे वह नया हो या पुराना हो उसे त्याग देना चाहिए। क्योंकि हम मनुष्य पशु नहीं है, हम अच्छे और बुरे में फ़र्क कर सकते हैं। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि पशु हैं जो उसको अच्छा बुरा में फ़र्क नहीं समझ में आता, लेकिन हम तो मानव है, मनुष्य है, हम अच्छे बुरे में फ़र्क कर सकते हैं। इसलिए जो अच्छा लगता है उसे उपयोग कीजिए, और जो खराब लगता है उसको छोड़ दीजिए। बुरे परंपराओं को मत अपनाइए, अच्छे परंपराओं को अपनाइए। देखिए, बहुत सारे बुरे परंपराएं आजकल पनप रहा है। आजकल बच्चे जो हैं कि गुरुजी को प्रणाम करने के बेर, अपने रिश्तेदारों को प्रणाम करने के बेर, ठीक है, ठेवना और कमर पर से प्रणाम करते हैं। तो भैया क्या जरूरी है ठेवना और कमर पर करने के लिए? हम गुड मॉर्निंग भी तब बोल सकते हैं, हम लोग गुड इवनिंग भी तब बोल सकते हैं, या है ना, खड़े खड़े सर झुका कर या बोल सकते हैं कि हाँ प्रणाम सर, या प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया। लेकिन नहीं, लोग झूठों के जो है कि दिखाता है कि नहीं हम आपके पाँव छू रहे हैं, और नए संस्कृति में जो है कि लोग ठेवना छू रहे हैं, कमर छू रहे हैं। तो आशीर्वाद लेना है तो चरण स्पर्श कीजिए, नहीं लेना है तो आप गुड मॉर्निंग बोलिए, अंग्रेज बनिए, काहे आप हिंदुस्तानी बने हुए हैं। तो आगे देखिए, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बतलाता है। स्वाधीनता जो शब्द है उसकी जो सार्थकता है वो लेखक क्या बतलाता है। तो स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक बताते हैं कि अपने ऊपर नहीं करने योग्य कामों के लिए अंकुश लगाना, अर्थात अपने आप को अपने अनुशासन में रखना ही स्वाधीनता है। मतलब वैसे काम जो हमारे लिए अच्छे नहीं हैं, जो हमारे देश के लिए, जो हमारे समाज के लिए अच्छे नहीं हैं, उस पर खुद से खुद को रोक लेना ही क्या है, स्वाधीनता है। इस पर किसी बाहरी चीज़ों या यहाँ तक कि ज्ञानेंद्रियों का भी दबाव नहीं होना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे काम हम करते हैं तो हमें पुलिस या हमें बड़ों के डर से छोड़ देते हैं। नहीं, अगर अच्छा काम नहीं है, बुरा काम है, जो आपके समाज, जो आपके देश, जो आपके प्रगति, जो आपके विकास के लिए अच्छा नहीं है, गलत है, उसका छोड़ देना ही क्या है, स्वाधीनता शब्द का अर्थ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 11 है कि निबंध में, मतलब नाखून क्यों बढ़ते हैं, जो एक निबंध है, निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है। लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है। वही बूढ़ा जो व्यक्ति वाला वो था, आपको है ना पढ़ाए हुए हैं, आपको किताब में देख लीजिएगा आप उसको, ठीक है, और नीचे लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है।
निबंध में लेखक ने किस बूढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि में बूढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? मतलब कितना अच्छा है वो कथन जो बूढ़ा बोला हुआ था। बिल्कुल ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल ध्यान से, ये आपके सीखने वाली बात है कि निबंध में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसी बूढ़े नेता का जिक्र किया है जो संभवतः महात्मा गांधी के मार्ग पर चलने वाला है। एक बूढ़ा व्यक्ति है, ठीक है, जो नेता है, और वह क्या भाषण देता है देखिए। जब एक और बड़े बड़े नेता कहते हैं वस्तुओं की कमी है, मशीन बढ़ाओ, उत्पादन बढ़ाओ और धन की वृद्धि करो, तो दूसरी ओर वह वृद्ध नेता, मतलब वह बूढ़ा नेता कहता है बाहर नहीं भीतर की ओर देखो। भैया बाहर, लोग कहता है ना बाहर से कंपनी बुलाओ, अरे बाहर एक कंपनी बुलाइएगा, मुनाफा कमा के अपने देश में रह जाएगा। स्वदेशी अपनाइएगा तब ना अपना यहाँ के लोग अपने यहाँ कमा पाएगा। बाहर की कंपनी आएगा, सारा सामान बनाएगा, अपने दूसरी जगह बेचेगा, वह सारा मुनाफा खुद कमा के ले जाएगा, तो उसका देश न धनी होगा, हमारा देश कहाँ धनी होगा। तो इसीलिए वह बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि बाहर नहीं भीतर की ओर देखो, हिंसा को मन से दूर कर दो। हिंसा मतलब, हिंसा और अहिंसा दो वर्ड है, जो हम लोग दूसरे पर जुल्म करते हैं उसको हिंसा कहते हैं। तो हिंसा को मन से दूर करो। अगर आप हिंसा के हैं, जैसे कि आपको कोई कुछ कह देता है, झाड़ कर बोल देता है या एक झापड़ मार देता है, तो कितना आपको गिल्टी में अनुभव होता है, कितना खराब लगता है। बस जस्ट लाइक आप अगर किसी के साथ वैसा व्यवहार करते हैं तो उसको भी वैसा ही अनुभव होता है, गिल्टी महसूस करता है, वो भी बहुत झुक जाता है, बहुत क्या कहिएगा, नर्वस हो जाता है। हिंसा को मन से दूर करो, झूठ को हटाओ, झूठे जो बातें करते हैं हम, झूठ जो बोलते हैं उसको हटाओ। क्रोध और द्वेष को दूर करो, लोग के लिए कष्ट सहो, लोग के लिए कष्ट सहो, लोक कल्याण की बात सोचो, प्रेम की बात सोचो। प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वह है ना, वह हमारे भीतर रहता। प्रेम नाम का जो चीज़ है वह किसी बाज़ार में नहीं मिलता है, किसी शहर में नहीं, किसी मॉल में नहीं मिलता है, वह हमारे भीतर रहता है, जिसको जगाने की आवश्यकता है, जिसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। प्रेम बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है प्रेम। आगे हमारा है कि सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करते हैं। सफलता और चरितार्थ में क्या अंतर है, लेखक किस तरह से बताना चाहते हैं। तो देखिए, मनुष्य की सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक अर्थ की विभिन्नता प्रतिपादित करते हुए कहता है कि सफलता मारक अस्त्रों के संचय से बाहरी उपकरणों की बहुलता से प्राप्त होती है, जो आडंबर मात्र है। सफलता जो आप कहते हैं, जैसे कि एक देश दूसरे देश पर आक्रमण किया और युद्ध को जीत लिया तो कहता है कि हम सफल हो गए। नहीं सर, आप सफल नहीं हुए हैं। वहाँ पर जो है कि आप युद्ध जीते हैं, ठीक है, आपकी वह सफलता नहीं कहलाएगी, आपका वह हिंसा कहलाएगा, ठीक है। और चरितार्थ क्या है, क्या कहते हैं, परंतु मनुष्य की चरितार्थ प्रेम में है, मित्रता में है, त्याग में है तथा अपने को सबके मंगल के लिए निर्मल भाव से दे देने में है। और चरितार्थ क्या है, तो चरितार्थ प्रेम है। प्रेम कहने का मतलब है एक दूसरे के मानव को मानव समझने से है, सभी जीवों को जीव समझने से है। जैसे हमको कष्ट होता है, उसी कष्ट को दूसरे पर समझने। देखिए, अब जैसे आपके देश पर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे तो आपको कैसा फील होगा, अच्छा फील होगा। आज हमारे यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान के जो मामला चलता है या चीन की मामला चलता है, तो चीन वाला हमारे यहाँ जैसे आक्रमण कर दिया, हमारे लोगों को मार दिया, तो हम उस पर गुस्सा करते हैं, या पाकिस्तान वाला हमारे लोगों को मारता है तो हम उस पर गुस्सा करते हैं। जस्ट लाइक अगर हम उसको उसके लोगों को मारेंगे, उस पर हिंसा करेंगे, तो उसको भी तो वही फील होगा जो हमारे अंदर फील होता है। तो ये सब चीज़ को छोड़िए और विकास की बात कीजिए, हिंसा की बात मत कीजिए, ठीक है। लोक कल्याण के लिए कष्ट सहिए, ठीक है, और लोक कल्याण की बात सोचिए, प्रेम की बात कीजिए, ठीक है। प्रेम ही बड़ी चीज़ है, क्योंकि वो हमारे भीतर रहता है ना। यह जो है कि चरितार्थ है। आगे हमारा है 13 नंबर, व्याख्या करने वाला। बिल्कुल आपको 13 नंबर में आपको जो भी क्वेश्चन है उसका मैं पूरा उत्तर दूंगा। आप बिल्कुल अपने नोट्स कॉपी तैयार कर लीजिए, है ना, नोट्स कॉपी तैयार कर लीजिए, यही आपके एग्जाम में काम आएगा। 13 नंबर है, व्याख्या करें। काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर हो जाएंगे। देखिए, जो निर्लज चोर चुहार लोग होते हैं वह जाते हैं जेल में जाते हैं, सज़ा काट लेते हैं, आज सज़ा ख़त्म होता है, फिर बाहर आते हैं, फिर चोरी करने में भीड़ जाते हैं। तो इस तरह से जो नाखून है वह बढ़ता है, काट लेते हीजिएगा, फिर भी खून नहीं बहेगा, चुपचाप वह दंड स्वीकार कर लेंगे, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद वह बढ़ जाते हैं। तो इसी को अर्थ स्पष्ट करना है, व्याख्या करना है। तो कैसे व्याख्या करते हैं, तो पहले उसको लिखते हैं। क्या लिखते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं
शीर्षक पाठ से लिया गया है, शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी है। नाखून क्यों बढ़ते हैं जो हमारे 10वां के गोधूली किताब का नाम उससे लिया गया है। एक प्रकार का यह निबंध है, यह रचना की विधि से निबंध है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आगे। प्रस्तुत पंक्ति के द्वारा लेखक ने मनुष्य की पाशविक वृत्ति की ओर इशारा किया है। मतलब वो जो काट दीजिए दंड स्वीकार कर लेंगे, इस माध्यम से मनुष्य जो लेखक हमें जो है कि हमारे अंदर के पाशविक वृत्ति की ओर इशारा किया है। वे कहते हैं कि जब तक मनुष्य पर कड़ी निगरानी रखो अनुशासन में रहेगा, गलती होने पर दंड को स्वीकार भी कर लेगा, लेकिन जैसे ही दृष्टि से ओझल होगा अथवा उसे अवसर मिलेगा वह गलती करने से चूकता नहीं है। जिस तरह नाखून को काट दो वह कोई कष्ट नहीं देगा, परंतु काटना छोड़ दो तो फिर वह बढ़ जाता है। देखिए मनुष्य जो है, मानव जो है, देखिए अगर उस पर कड़ी निगरानी रखिए आप लोगों पर या किसी भी व्यक्ति पर अगर कड़ी निगरानी रखिए, मतलब उस पर देख रहे सही से करते रहिए तो वह गलती नहीं करता है, ठीक है। लेकिन जो ही निगरानी खत्म हो जाता है, आदमी उसको खुला छोड़ देता है तो वह गलती करने लगता है। कैसे? जैसे नाखून हो गया, अगर उसको आप काटते रहिए बार बार तो नहीं बढ़ेंगे वह, क्योंकि जितना थोड़ा निकलेंगे काट दीजिएगा तो बराबर नहीं होंगे। लेकिन जो ही उसको नहीं काटिएगा, छोड़ दीजिएगा लगा बहुत दिनों तक ले, तो वह बढ़ जाता है और बहुत बड़ा हो जाता है। इस तरह से हम आगे चलते हैं। अब ख नंबर पर देखिए, ख में क्या लिखा हुआ है। मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। लेखक कहते हैं कि मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। काहे निराश हो जाते हैं, देखिए आगे कि प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। जो पंक्ति लिया गया है, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूं तो कभी कभी निराश हो जाता हूं, यह पंक्ति किस पाठ से लिया गया है? ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है किस पाठ से लिया गया है, तो यह लिया गया है कहाँ से? नाखून क्यों बढ़ते हैं पाठ से लिया गया है। और प्रस्तुत पंक्ति जो है कि कहाँ से लिया गया है? नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी है। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं आपको। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक यह बताना चाहते हैं कि उन्हें मनुष्य की बढ़ती पाशविक वृत्ति को देखकर निराशा होती है। मनुष्य की जो पाशविक वृत्ति बढ़ रही है उसे देख करके निराशा होती है, क्योंकि हमेशा से मनुष्य ने मनुष्य बनने का प्रयास किया है, लेकिन इसकी पाशविक वृत्ति हमेशा बढ़ता ही गया है। हिरोशिमा और नागासाकी का विध्वंसक मानव संहार उसकी पाशविक वृत्ति का ही उदाहरण है। देखिए यहाँ पर दो तरह की बात आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पाशविक वृत्ति धीरे धीरे मनुष्य का बढ़ा ही है, वह कमा नहीं है, वो आगे धीरे धीरे बढ़ रहा है। कैसे बढ़ रहा है? तो देखिए जैसे कि आपको पता होगा कि जो 1945 में अमेरिका जो है कि बम गिराया था किस पर? नागासाकी पर, जो जापान का शहर है हिरोशिमा और नागासाकी, और वहाँ पर हज़ारों लोग की मृत्यु हो गई थी एक साथ में, एक क्षण में। कुछ क्षण का उदयास्त आपको हिरोशिमा नाम का कविता पढ़ना, उसमें पढ़ाएंगे, हम पढ़ा चुके हैं उसको, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो वहाँ से जो है कि आपको हम न होता है तो लिंक में दे देंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक, वहाँ देख लीजिएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वहाँ हथियार बड़े बड़े बना रहा है, परमाणु बम बना रहा है, तो उसकी पाशविक प्रवृत्ति कमी कहाँ है? तो बढ़ी रही है। तो इसको कॉपी में नोट करके याद कीजिए। आगे देखिए आपको ग नंबर है कि कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देगा। नाखून जो है वो बढ़ते हैं तो बढ़े, लेकिन मनुष्य उसको बढ़ने नहीं देगा। इसका मतलब क्या है? तब प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक गोधूली भाग 2 के नाखून क्यों बढ़ते हैं शीर्षक निबंध से लिया गया है, जिसके निबंधकार हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। निबंधकार कौन इसके हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। इस पंक्ति के द्वारा निबंधकार ने बताया है कि यह सही है कि अज्ञानता हम पर हावी होता है, परंतु ज्ञान उसे कभी जीतने नहीं दिया है। अज्ञानता जो है हम पर हावी रहता है, हमें चढ़ा हुआ रहता है। गलत चीज़ों को हम जल्दी सीख लेते हैं, आज सही चीज़ों को सीखने में समय लगता है। गलत चीज़ों को करने में मन लग जाता है, सही चीज़ों को करने में मन नहीं लगता है। यह आज से नहीं बहुत दिन से हो रहा है, बट ऐसा होगा नहीं, हम उसे होने देंगे नहीं। हमारे मन में ये भाव होना चाहिए। पाशविकता तो मनुष्य को क्षणिक सुख देता है, अस्थायी सुख तो उसे मानवता से ही मिलता है। पाशविकता जो है कि हमें क्षणिक सुख देता है, लेकिन अस्थायी सुख लेना है तो आपको मानव बनना पड़ेगा, मनुष्य बनना पड़ेगा, एक अच्छा व्यक्ति बनना पड़ेगा। हम गलत तरीक़ा से धन कमा सकते हैं
और ज़्यादा धन कमा सकते हैं, लेकिन वह धन अस्थायी नहीं होगा, उससे आप पूरा जीवन नहीं जी सकते हैं। आपको पूरा जीवन जीने के लिए एक अस्थायी काम ही ढूंढना पड़ेगा और एक अस्थायी काम ही करना पड़ेगा। मनुष्य अपनी बुराइयों को रोकने का प्रयास कभी कम नहीं किया है। मतलब मनुष्य अपने बुराइयों को कम करने का प्रयास शुरू से ही करते आ रहा है। बुराइयां बढ़ने पर मनुष्य कभी अपने पास टिकने नहीं देगा। लेखक ने कहा है कि नाखून बढ़ना हमारे पाशविकता का प्रतीक है, परंतु उसका मनुष्य के द्वारा काटना पाशविकता पर विजय प्राप्त करना है। जो नाखून बढ़ रहा है वह आपके अंदर के पशु को दिखा रहा है, आपके अंदर के पाशवी प्रवृत्ति को दिखा रहा है। और अगर आप उसको काट रहे हैं लगातार, तो इसका मतलब यह है कि आप जो है कि पशुता को ख़त्म कर रहे हैं। तो नाखून का मतलब सिर्फ नाखून से यहाँ पर नहीं है, आपके अंदर जो भी हिंसक प्रवृत्तियाँ हैं, जो गलत प्रवृत्तियाँ हैं, उसको दूर करने से है। अब आज का अंतिम क्वेश्चन आपका है 14 नंबर। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ज़रूर से ज़रूर कॉपी पर लिख करके याद कीजिए, वीडियो को बार बार देख करके याद कीजिए। 2 ऑप्शन आपके पास है, 2 ही में से कोई अपनाइए, ठीक है। या तो लगातार वीडियो को देखिए या कॉपी पर लिख करके याद कीजिए। कॉपी पर लिखना कहीं बेटर होगा आपके लिए, ठीक है, और देखना भी बेटर ही है, लेकिन इससे ज़्यादा बेटर आपको नोट्स बनाना होगा। हो सकता है कहीं मोबाइल चार्ज ना हो या कुछ ऐसा हो जाए, ठीक है, तो उसके समय आपको कॉपी पर लिखा हुआ काम आएगा। तो आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की भारी विशेषता क्या है, स्पष्ट करें। लेखक के दृष्टि में, लेखक के नज़र से हमारी संस्कृति की सबसे भारी विशेषता क्या है। तो लेखक की दृष्टि में हमारी संस्कृति की बड़ी भारी विशेषता यह है कि अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया हुआ बंधन। हमारे संस्कृति की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? अपने आप पर अपने आप के द्वारा लगाया गया बंधन हमारी संस्कृति की विशेषता है। हमारी परंपरा में बहुत पहले आत्मा और अनुशासन की बात चलती आ रही है। आत्म अनुशासन की बात चलती आ रही है, मतलब अपने पर अपने के अनुशासन की बात चलती आ रही है, जिसमें हम न करने योग्य कामों के लिए अपने आप पर अंकुश लगाते हैं। मतलब जो काम नहीं करने योग्य है उसको हम रोकते हैं। हमारी संस्कृति में है, हमारे परंपरा में है। अगर आपके पास अच्छे गुरुजी हैं तो उनसे जुड़े रह जाइए, आप पढ़ते रहिए। आपको जो है कि पढ़ाते पढ़ाते वैसे वैसे उदाहरण दे देते हैं आपको, और वैसे वैसे कहानियाँ सुना देते हैं कि हम गलत चीज़ों को गलत और सही चीज़ों को सही समझ पाते हैं और अपने आप को गलत चीज़ों से दूर रख पाते हैं। तो आज आपका इतना ख़त्म हो गया। इसका ऑब्जेक्टिव पार्ट्स हम लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। उसका नोटिफिकेशन लेने के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं दिलाऊंगा आपको 95+ मार्क्स। अगर आप खूब तेज़ हैं तो उससे ज़्यादा मार्क्स दिलाऊंगा। आप लगातार मेरे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद।